तो वेदोत्पत्ति की ओर से हार्दिक स्वागत है। एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने नेम को रीनेम कर दीजिए। जो भी आपका नाम है उसको रीनेम कर दीजिए। डिवाइस का नाम है या दूसरा कुछ दिख रहा है तो चेंज कीजिए। और जितने भी लोग को गुजराती समझ नहीं आता है वो सिर्फ एक बार हिंदी लिख के मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो हमें पता चले कि कितने लोग हैं जिनको गुजराती मीन्स नहीं आता है, उनके लिए हिंदी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। की ओर से आपको एक एप्लीकेशन फ्री में दी जाएगी एंड्रॉयड की, जिसमें सभी संहिता संस्कृत टीका के साथ अवेलेबल है, जिसमें चरक संहिता की चक्रपाणी टीका, सुश्रुत संहिता की दलहन टीका, अष्टांग हृदय की सर्वांग सुंदरी टीका, अष्टांग संग्रह की इंदुमती टीका, फिर 18 प्रकार के निघंटु, माधव निदान, भाव प्रकाश, ये सब जो भी बृहत्त्रयी और लघुत्रयी है उसकी संहिता के साथ आपको एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर आप वेदोत्पत्ति का पीजी कोचिंग ज्वाइन करते हैं 2022 एग्जाम के लिए, तो आज डेमो लेक्चर है हमारा। डिजिटल क्लास कैसे होता है, उसमें हम क्या पढ़ाते हैं, हमारा पैटर्न कैसा रहता है, उसका प्योर डेमो क्लास रहेगा। इसमें आज कोई प्रमोशनल बात ज़्यादा डिस्कस नहीं होगी। डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट होगा अभी 7:05 पे। मैडम है वो आपसे शेयर करेंगी कि आपको चरक संहिता में से कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक फर्स्ट 4 चैप्टर में से आईएमपी है, एग्जाम ओरिएंटेड किस हिसाब से होता है प्रिपरेशन, क्योंकि अब तक हम जो पढ़े हैं वो पैटर्न अलग है संहिता पढ़ने का, और अभी जो पढ़ना है एग्जाम के लिए एआईबीजीटी के लिए वो पैटर्न अलग है। तो उसके बारे में मैडम सभी आपको गाइड करेगी। एट द एंड ऑफ सेशन आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर दिए जाएंगे। आप जस्ट अभी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आंसर हम एट द एंड ऑफ सेशन देंगे। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूं। मैं राजकोट से हूँ प्रॉपर। अभी मुरलीधर आयुर्वेद कॉलेज भावनगर रोड पे मैं एज चालक के डिपार्टमेंट से और वेदोत्पत्ति के साथ में पिछले 4-4.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और संहिता के बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स डिस्टेंस लर्निंग में मैंने दिए हुए हैं, और ये अब नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी संहिता का जो पोर्शन है वो मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, तो चरक संहिता के बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि बीएमएस का सिलेबस का पैटर्न ऐसा है कि सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है चरक पूर्वार्ध, थर्ड ईयर में रहता है चरक उत्तरार्ध, लेकिन तब जो आप पढ़ते हैं वो आप थियरी के लिए पढ़ते हैं। अभी जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप चरक संहिता पढ़ने को स्टार्ट करें तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सबसे पहले अपना इंडेक्स पे एक बार ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारा इंडेक्स रहेगा जिससे आपको रेफरेंस याद रखने में पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो सूत्र स्थान चरक का जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चतुष्क में डिवाइड किया गया है। कोई मुझे बता सकता है पार्टिसिपेंट्स में से कि चरक संहिता को सूत्र स्थान में ओके कितने चतुष्क बताए हैं? एनीवन अनम्यूट करके बता सकते हैं? 7 चतुष्क। ओके, यस, राइट राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन सबका नाम याद करना है। ठीक है, यदि आपने कोई सूत्र बनाया है या फिर न्यूमेरिक्स याद किया है उसके लिए तो आप जो भी याद किया है वो रखिए, यदि नहीं किया है तो नया बनाइए। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है भेज की करो योजना अन्नपान। ठीक है, लास्ट में अन्नपान अलग से याद रखा है और आगे याद किया है भेज की करो योजना। सभी में 4-4 चैप्टर याद करने हैं। कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चैप्टर नंबर 9 खुड का चतुष्पाद कौन से चतुष्क में दिया गया है? ठीक है, अष्टोनिंदितीय कौन से चतुष्पाद में दिया गया है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र स्थान स्टार्ट करने से पहले सारे चतुष्क के नाम याद करने हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है दीर्घ जीवतीय, पहले 4 जो है वो कैसे चतुष्क के अंदर आते हैं, दीर्घ जीवतीय, अपमा, संदुल्य, आरग्वतीय और षड्विरेचतीय। तो पहले चैप्टर में हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है
कि उसमें से क्या क्या रेफरेंस लेने हैं वो याद करना है। तो पहला ही श्लोक है, अथातो दीर्घ जीवित्यम अध्यायम व्याख्यास्याम। एक बार एग्जाम में जामनगर में ऐसा पूछा गया था कि इस श्लोक में कितने पद दिए गए हैं, ठीक है। अथ इति दीर्घ जीवितीय अध्यायम व्याख्यास्याम, तो टोटल 8। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही श्लोक से। फिर इसमें और क्या क्या है, इसमें संभाषा दी गई है सबसे पहले, ठीक है। तो सूत्र स्थान में टोटल 4 संभाषा दी गई है, संभाषा परिषद, ठीक है। इसमें से सबसे पहली दीर्घ जीवितीय अध्याय में है जो हिमालय में की गई है और जिसमें आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया है। दूसरी संभाषा हम आगे के जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब बताते जाएंगे, फिर भी चैप्टर नंबर 12 में दी गई है वाचकला कल्या अध्याय में। फिर 25 में दी गई है यज्ञ पुरुषीय के लिए, और फिर 26 रुद्रकार्तीय चैप्टर में, ठीक है। तो 4 संभाषा है और उसमें से फर्स्ट है वो दीर्घ जीवितीय अध्याय में भी बताया गया है, ठीक है। तो श्लोक नंबर 3, 4, 5 से लेके वहां से आयुर्वेद का अवतरण के बारे में बताया जो बहुत कॉमन है, उसमें इतना डिटेल करने की कोई 3 में, ओके, इंद्रम उग्र तपा, तो उग्र तपा वर्ड जो है वो भारद्वाज के लिए बताया है। कभी कभी सिनोनिम्स भी हमें याद करना जरूरी रहता है, ठीक है। डॉक्टर ऋचा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क देन, म्यूट योर माइक प्लीज। फिर उसके बाद कौन कौन से आचार्य, कौन कौन से ऋषियों ने इस संभाषा में भाग लिया है, उन सभी का नाम दिया गया है श्लोक नंबर 14 तक। तो नियरली 53 ऋषि मुनियों है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। बस उतना ही याद करना है, सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे तो श्लोक नंबर 15, धर्मार्थ कामम मोक्षम आरोग्यम मूलोत्तमम, ठीक है। ये रेफरेंस के तौर पे पूछा जाता है कभी कभी, इसका मीनिंग वगैरह सब आपको पता है, फर्स्ट ईयर से आप सब लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए श्लोक नंबर 18, 19, 20 के आसपास, ठीक है। उसमें एक वर्ड है सचिपतिम, ओके, जो इंद्र के लिए बताया है, ठीक है। फिर कुछ वर्ड है श्लोक नंबर 20 में, बलहंतारम, सुरेश्वरम, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पे कभी पूछा जाता है ऐसा, ठीक है, लेकिन हमें पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो हमें ये सब थोड़ा देखना है। अदरवाइज आयुर्वेद अवतरण में इतना डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है श्लोक नंबर 24, त्रिसूत्र आयुर्वेद हेतु लिंग औषध। बहुत सारे त्रि वाले शब्द है हमारे पास, ठीक है, जैसे त्रिसूत्र, त्रिस्कंध, स्कंधत्रय, त्रिदंड, त्रिस्थूण, ठीक है। चरक सुश्रुत वाग्भट में सभी जगह ऐसा ऐसा कुछ दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चंस में कि त्रिसूत्र में लिंग क्या है, औषध क्या है, हेतु क्या है, ठीक है। तो त्रिसूत्र है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है श्लोक नंबर 24 में। तो त्रिसूत्र में क्या क्या है, हेतु, लिंग और औषध, ये सबको पता रहता है, ठीक है। तो हमें और डिटेल में और करना है कि हेतु क्या है, लिंग क्या है और औषध क्या है, ठीक है। तो हेतु कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं, काल, इंद्रियार्थ और कर्म। लिंग कितने टाइप्स के हैं, तो 7 टाइप्स है, और उसमें पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति और शारीरिक दोष और मानसिक दोष, ये सब मिला के 7 होते हैं। औषधि कितने टाइप्स के हैं, तो 3 टाइप्स के हैं, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वस्थ हितकर। तो ये डिटेलिंग करनी है हमें, ठीक है। ऊपर ऊपर का थोड़ा नहीं पढ़ना है, कभी कभी टीकाओं में से भी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ पता है कि भाई हेतु, लिंग, औषध, ये 3 सूत्र है, लेकिन हेतु क्या है, लिंग क्या है, औषध क्या है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताता, ठीक है। और ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन अभी आना शुरू हो गए हैं आपकी पैटर्न में। तो जो भी आप चक्रपाणी टीका पढ़ रहे हो या फिर आपके पास जो भी बुक्स है उसमें शायद डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, कि 30 सूत्र के अंदर हेतु सूत्र है तो उसमें काल, साथ में इंद्रियार्थ और कर्म, उसमें भी काल में अयोग, अतियोग, मिथ्या योग
फिर असात्मक इंद्रियार्थ का भी अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग और कर्म का भी अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, इस तरह से तीनों के टाइप्स रहते हैं। लिंग सूत्र 7 टाइप, उसमें है निदान पंचक, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, अनुपशय और शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 है और मानसिक दोष 2 है, वो सबको पता है, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 25, उसमें वर्ड लिया हुआ है, सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महा इति। त्रिस्कंध, तो सबसे पहले त्रिसूत्र ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया, फिर उसके बाद वर्ड किया त्रिस्कंध, मीन्स के दोनों का मीनिंग हेतुलिंग औषध के साथ है, ठीक है। त्रिस्कंध पूछे तब भी वो हेतुलिंग औषध है और त्रिसूत्र पूछे तो भी वो हेतुलिंग औषध है, ठीक है। कहीं पे स्कंध त्रय ऐसा वर्ड भी है, स्कंध त्रय, तो उसमें हेतु, दोष और द्रव्य का इन्वॉल्वमेंट है, हेतु, दोष और द्रव्य का। तो त्रिस्कंध और स्कंध त्रय दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसके बाद छठ पदार्थ का वर्णन है। एक्चुअली चरक संहिता का पहला अध्याय जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने फंडामेंटल्स की बात की है, फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र का जो भी है छठ पदार्थ विज्ञान, उसके बारे में बात की है, फिर उसके बाद दोषों के बारे में बात की है, ठीक है, जो हमें वात पित्त कफ हमारा आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात की है। फिर चिकित्सा की दृष्टि से भी बात की है कि भाई सामान्य विशेष क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद गुण के बारे में बात की है, दोष के बारे में बात की है। फिर धीरे धीरे एंड में जब हम आएंगे इस चैप्टर के, तब तक हमें चिकित्सा के लिए कौन कौन से द्रव्य लेने हैं उसका भी वर्गीकरण किया हुआ है। फिर फलिनी मूलिनी के बारे में बताया है, ठीक है। फिर अष्टमूत्र के बारे में बताया, फिर चैप्टर का एंड होता है। तो एक ही चैप्टर में उन्होंने सिद्धांत से लेके चिकित्सा तक का सारा जो मेन पॉइंट्स है चरक ने, वो सब बताया है। त्रिसूत्र आयुर्वेद के बाद उन्होंने षट पदार्थ विज्ञान का उल्लेख किया है। उसमें सबसे पहले श्लोक नंबर 31, ठीक है, आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम है उसमें, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाण, ठीक है। सुश्रुत के भी धन्वंतरी के औषध ने वेत्रण, औरभ, कोश, कलावत, कर, वीर्य और गोपु रक्षित, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर बीएमएस में पढ़े हैं, हमें सबको याद है, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ठीक है। हमें याद करना है रेफरेंस के तौर पे श्लोक नंबर 41, 42, ओके। उसमें आयुर्वेद की परिभाषा, आयु के लक्षण और पर्याय ये सब बताए हैं। तो ये भी हमें पता है, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम तच्च यथोक्त आयुर्वेदम से उच्यते। फिर उसके लक्षण क्या है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, और उसके पर्याय है नित्य अनुबंधश्च, पर्याय आयु उच्यते, नित्य आयु, ये सब उसके पर्याय है। तो ये इजी है, फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ रहे हो। श्लोक नंबर आ जाइए अभी 44, 45, 46, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल है लेकिन फिर भी कई बार कई अच्छे लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। सामान्य और विशेष के बारे में बताए यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम बुद्धि कारणम, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता है सब, ठीक है। हार्श हेतु विशेष प्रवृत्ति उपयश्यतु, ओके। तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य और उनके एग्जाम्पल, ये सब देखे आपने, और ये इजी भी है, समझने में इजी है। फिर श्लोक नंबर 45, सामान्यम एकत्व करम विशेषतु पृथकत्व तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषतु विपर्यस्त, वो भी द्रव्य, गुण और कर्म तीनों के लिए, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल आपको थोड़े याद करने हैं। फिर श्लोक नंबर 46, त्रिदंड, अभी तक हमने त्रिसूत्र देखा, त्रिस्कंध देखा, दोनों सेम ही है। फिर यहाँ पे चरक बात कर रहे हैं त्रिदंड की, ठीक है। त्रिदंड में सत्व, आत्मा, शरीर, सिंपल है, इतना याद रखना है बस इस श्लोक में। फिर उसके बारे में डिटेलिंग बताया है जो हमें जरूरत नहीं है। फिर आ जाइए द्रव्य, 9 कारण द्रव्य बताए हैं श्लोक नंबर 48 में, खादीन्य आत्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। फिर सेंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम, तो द्रव्य के बारे में बताया है कि भी कारण द्रव्य कितने हैं, 9 है,
फिर सेंद्रिय का अर्थ क्या होता है, निरंद्रिय का अर्थ क्या होता है, वो सब हमें पता है। चेतन द्रव्य जो इंद्रिय से युक्त है, अचेतन द्रव्य जो इंद्रिय से रहित है, वगैरह वगैरह सब। फिर गुण के बारे में बताया है। ऑलमोस्ट द्रव्य गुण का पार्ट 1 का अमुक पोर्शन चरक ने सूत्र स्थान में ही बता दिया है, जो हमें चिकित्सा की दृष्टि है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण के बारे में बताया है। यहाँ पे हम इतना कंपेरेटिव नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली चरक के लिए ही है। जब हम प्रीमियम कस्टमर जब आप आ जाओगे, तब हम कंपेरेटिव चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने क्या क्या बताया वो सिलेबस के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो चरक में अभी हम सूत्र स्थान में जो बताया है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुण के बारे में दूसरे आचार्यों ने अलग अलग बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम गुण की बात करें, ठीक है, तो आचार्य चरक ने 20 गुणवादी गुण बताए हैं, 10 परादी गुण है, 6 आध्यात्मक गुण है। दूसरे आचार्यों ने जैसे न्याय दर्शन है उसमें कुछ अलग बताया है, वैशेषिक दर्शन है उसमें अलग बताया है। तो पदार्थ विज्ञान की बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सारा फिर आपको मिक्स हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, तो आप कोई एक फोकस करके चलिए। ठीक है, तो गुण के बारे में यदि हम चरक संहिता और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो उसमें 41 दिखाए हैं। ठीक है, 20 + 10 + 6 + 5। ठीक है, आध्यात्म गुण और 5 सार्थ अथवा इंद्रिय गुण। Okay, Ganesh Panwar. Any question, Dr. Ganesh? Your mic is unmute. फिर कर्म का लक्षण बताया है श्लोक नंबर 49। क्योंकि प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते। समवायी लक्षण बताया है, समवायो अपृथक भाव, समवायी क्या है, असमवायी क्या है, वो सारी डेफिनेशन एक बार पढ़नी है और समझना है। इसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे श्लोक नंबर 51 आ जाइए, यत्र सिद्धा कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम समवायी तो नीचेष्टम कारणम गुणः, गुण के बारे में ऐसा बताया है। और फिर कर्म के लक्षण के बारे में श्लोक नंबर 52 में है, संयोगे च विभागे कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न अन्यद् उपेक्षते। ठीक है, तो ये द्रव्य, गुण और कर्म के लक्षण के बारे में बताया है। लास्ट ईयर 2020 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कर्म संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण है, स्टेटमेंट 1 ऐसा था, और स्टेटमेंट 2 ऐसा है कि गुण संयोग और विभाग का निरपेक्ष कारण है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो चरक सूत्र 1 से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं वो लोग, लेकिन हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 51 और 52। ठीक है, लास्ट ईयर इसी में से क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई इनका लक्षण से ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन दिखाया है। ठीक है, श्लोक नंबर 53 में धातु सामक्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। श्लोक नंबर 54 त्रिविध हेतु संग्रह। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें सब कुछ डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताया कि काल बुद्धि इंद्रियार्थम योगो मिथ्या न चौति द्रय आश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो त्रिविध हेतु संग्रह, त्रिविध हेतु संग्रह में ये तीनों लिखना है कि भाई काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ योग्यो मिथ्या न अति। और जब हम त्रिसूत्र की बात करते हैं, ठीक है, जब हम त्रिसूत्र की जब स्टार्टिंग में जब बात किया, तो उसमें भी सबसे उसमें जो हेतु है और ये त्रिविध हेतु संग्रह दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग नहीं है। तो त्रिविध हेतु संग्रह ये है तीनों, काल, बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। ठीक है, फिर रोग के आश्रय के बारे में बता है, शरीर और मन सिंपल है, उसमें डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं। आत्मा के बारे में बता है, वो भी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
फिर मानस दोष के बारे में बताया है, वो भी इतनी जरूरत नहीं है। फिर आप आ जाओ वातपित्त कफ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वातपित्त और कफ हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, अष्टांग में पढ़ा, सेकंड ईयर में चरक में पढ़ा, ठीक है, फिर भी इसमें से एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब आप चरक पढ़ोगे तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मुझे वातपित्त कफ आ गया। फिर सुश्रुत पढ़ोगे तो थोड़ा सा उन्होंने अलग बताया है सभी के स्थान, तो पढ़ते हैं तब याद रहता है कि नहीं ये तो इजी है, लेकिन जब आप कंपेरेटिव याद करने जाओगे तब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो अभी चरक के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी चरक का याद रखेंगे, फिर सुश्रुत का भी जब डिस्कशन करेंगे तब कंपैरिजन लेने लगेंगे हम। तो वातपित्त कफ शारीरिक दोष के बारे में बताया है, और रज और तम मानसिक दोष है, श्लोक नंबर 57। ठीक है, सबको पता है सत्व को दोष में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया है। अभी उसका चिकित्सा सूत्र भी चरक ने यहीं पे बता दिया है, श्लोक नंबर 58 में। चिकित्सा के लिए देव व्यापाशय और युक्ति व्यापाशय चिकित्सा है। फिर मानस रोग के लिए क्या बताया है, श्लोक नंबर 58 में, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि विधि। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मानस रोग के चिकित्सा सूत्र क्या है। ठीक है, यदि हमने देखा है इसलिए हम वहां पे गलती करते हैं। ठीक है, तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि विधि, बाकी देव व्यापाशय युक्ति व्यापाशय अतः सबको पता है। ठीक है, फिर श्लोक नंबर 59, यहाँ से वात पित्त और कफ का जो गुण है, लक्षण है, उसके बारे में बताया गया है। तो इजी है, सबको पता है, रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा अलग दिखाया गया है या फिर कुछ हमें मार्केबल है, ऐसा कौन सा गुण है वो याद रखना है। तो श्लोक नंबर 59 में सभी गुण सिंपल है, हमें यहाँ पे याद रखना है विशुद्ध गुण, खर गुण, जो वात के लिए बताए। यहाँ पे टोटल 7 गुण यहाँ पे वात के लिए बताए हैं। जब हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे वात कला कली अध्याय में, वहां पे 6 गुण बताए हैं और उसमें दारुण गुण ऐड किया है। ठीक है, वहां पे दारुण गुण भी वात के लिए बताए हैं। यहाँ पे टोटल 7 दिए हैं, वात कला कली में 6 दिए हैं, इससे अलग हो ऐसा एक दारुण गुण उसमें है। ठीक है, फिर पित्त भी सिंपल है, श्लोक नंबर 60, स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम आशु प्रशान्यति। देखिए, इसका चिकित्सा भी साफ से बताए, इससे विपरीत गुण वालों से हम पित्त का शमन कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 रस याद रखने हैं, अम्ल रस और कटु रस। तो जब विदग्ध रस हो जाता है तो वो कटु हो जाता है। ठीक है, फिर कफ सिंपल, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल, ये सभी गुण कफ के लिए है। तो इतना इजी है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ। फिर रस के बारे में बताया, 6 रस आपको पता है, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके पंच महाभूत उसमें क्या क्या है वो याद करने हैं हमें। ठीक है, अभी चरक पढ़ रहे हैं, जैसे मधुर रस है तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत का प्राधान्य है। ठीक है, लवण, अम्ल, तिक्त, कटु, कसाई, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विरेचन जो करते हैं, जो द्रव्य है, उसमें कौन से महाभूत का प्राधान्य है। ठीक है, महाभूत का ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विरेचन द्रव्य का पंचभौतिक संगठन क्या है, तो पृथ्वी और जल महाभूत वाले जो है वो विरेचन के लिए है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन ट्विस्टेड रहते हैं। ठीक है, सुश्रुत का अम्ल और लवण रस के लिए थोड़ा अलग दिखाया है। ठीक है, तो सुश्रुत जब हम पढ़ेंगे तब हम आपकी नोट्स में वो ऐड करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ पहली बार जब पढ़ रहे हो तो चरक का एक बार क्लियर कर लीजिए कि ऐसे ऐसे महाभूत बताए। ठीक है, सिंपल है, उसमें अम्ल और लवण 2 है जो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तिक्त, कटु, कषाय में तो तीनों में वायु ही दिया हुआ है। ठीक है, कटु में अग्नि है, तिक्त में आकाश है और कषाय में पृथ्वी है। ठीक है, लवण रस में जल और अग्नि महाभूत है। मधुर तो बहुत सिंपल है, पृथ्वी और जल, और अम्ल में पृथ्वी और अग्नि महाभूत। तो चरक का आप जैसे भी याद रखो अपने नोट्स में आप याद कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है द्रव्यों का,
तो श्लोक नंबर 68, किंचित दोष प्रशमन किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थकृतम मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। द्रव्य, हेतुलिंग और औषध, ठीक है, त्रिसूत्र में उसी को पकड़ के आगे चलना है। ठीक है, सुश्रुत ने, चरक ने जब शुरुआत की है आयुर्वेद अवतरण के बाद सबसे पहले त्रिसूत्र के बारे में बताया, तो हेतु के बारे में देखना है, लिंग के बारे में देखना है और फिर औषध के बारे में देखना है। तो 3 प्रकार के द्रव्य है जिसमें से दोष प्रशमन करना रहे, धातु प्रदूषण करना रहे और स्वस्थ विपाचन के लिए दिया है। तो फिर द्रव्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी योनि भेद से कितने टाइप्स है, तो 3 दिए हैं उसके आगे के श्लोक में 69। ठीक है, जंगम, उद्भिद, पार्थिवम। जंगम, उद्भिद और पार्थिव, ये भी आप एक कोष्टक बना सकते हैं, सिंपल है। जंगम में 3 और टाइप्स आएंगे, जरायुज, अंडज, स्वेदज। उद्भिद में और 4 टाइप्स आएंगे, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। ओके, और पार्थिव जो हमें पृथ्वी से मिलते हैं, भूमि से मिलते हैं सारे। सुश्रुत ने थोड़ा अलग दिया है, वहां पे उन्होंने स्थावर और जंगम ऐसा बताया है। ठीक है, वो भी सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में ही यही सब बातें की है, लेकिन चरक ने यहाँ पे 3 टाइप बताया। ठीक है, योनि उत्पत्ति के 3, जंगम, उद्भिद और पार्थिव। ठीक है, हम श्लोक को मेनली फॉलो करेंगे। ठीक है, काफी सारे बुक्स में आप जब ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, तो ट्रांसलेशन में कभी कभी गलतियां होती है। तो जब भी हमें श्लोक में समझ में नहीं आता है तो हम उसकी टीका को फॉलो करेंगे। चक्रपाणी है, दलहन है, ठीक है, और उसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी एक्सपर्ट फैकल्टी से पूछ सकते हैं कि आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जंगम, उद्भिद और पार्थिव द्रव्य का सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। श्लोक नंबर 69-70 में जंगम द्रव्य के बारे में बताया है, मधुनी, गोरशा, पीतम, वशा। ठीक है, जो भी सारे हम द्रव्य है, इजी है, सबको याद रह सकते हैं सर। उसमें क्या क्या अलग चीजें हैं जो हम याद करेंगे। सबसे पहले उसमें दिया है मधुनी, गोरस, सब इजी है। पीतम, तो पित्त जो है वो हमें यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वसा, मज्जा, मांस ये सब हमें याद रहेंगे। उसके बाद जंगेभ्यो युज्यते, श्लोक नंबर 70 के लास्ट 3 वर्ड देख के, केशा, लोमानी, रोचना। तो केश, रोम और रोचना मीन्स के गोरोचन लेना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कुछ अलग जो है हमें वो याद करेंगे हम। ठीक है, टोटल 19 जंगम द्रव्य दिए गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है पार्थिव द्रव्य 71, सुवर्ण, समला, पंचलोहा, ये सारे जो पार्थिव द्रव्य है हम याद है। मनशिला है, उसमें लवण है, गेरिका अंजन। ठीक है, यहाँ पे हम अंजन याद रखेंगे। नियरली 14 पार्थिव द्रव्य दिए गए हैं। उद्भिद द्रव्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्भिद द्रव्य जिसमें 4 टाइप दिए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। इसमें से काफी सारे बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सुश्रुत ने यहाँ पे वानस्पति की जगह पे वृक्ष नाम दिया है। उन्होंने भी सुश्रुत सूत्र 1 में ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वनस्पति क्या है? फले ही वनस्पति, श्लोक नंबर 73 में, फले वनस्पति, पुष्पे वानस्पत्य फलेरपि, औषध्यस्य फलपाकान प्रताने विरुस्मृता। ठीक है, जिसमें सिर्फ फल दिखे जाते हैं वो वनस्पति, फल और पुष्प दोनों दिखे जाते हैं। औषध्य फल पाकान, जो पाक के बाद जो हमें तुरंत विरुद्ध है, जो लता वगैरह सब है, गुलमादी, गुरुचि है वगैरह, वो सब विरुद्ध के लाए जाएंगे। तो उद्भिद द्रव्य इंपॉर्टेंट है इसमें। जांगम और पार्थिव में 2-3 नाम याद रखने हैं बस। फिर उसके बाद मूलिनी और फलिनी के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 78, 79 से लेके 87 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार्टिंग में दिया हुआ है, हम उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अपर मार्क का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया गया है और किसके लिए है।
उसका प्रत्येक पुष्पी तरीके दिखाया गया है और शिरोविरेचन के लिए बता है और फलिनी में दिया गया है। तो मूल है वो 16 है, फल है वो 19 है। आप किसी भी तरह याद कर सकते हो, आपको जो भी फल चाहिए या फिर अच्छा लगता है वो आपके पास 19 है और मूल 16 है हमारे पास। ठीक है, तो 16 मूलों में से आपको कितने याद करने हैं? तो 16 मूलों में से वमन के लिए 3 है, शिरोविरेचन के लिए 2 है और बाकी के सब विरेचन के लिए है। बाकी के सब विरेचन के लिए है। तो 16 में से 3 हम निकाल दें, क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती, या फिर वंशनई, कुंदरू और वच, ये तीनों जो है वो वमन के लिए है। श्वेता और ज्योतिष्मती, श्वेता और ज्योतिष्मती शिरोविरेचन के लिए है, मीन्स के 2 जो है वो शिरोविरेचन के लिए। और बाकी के 11, ठीक है, उसके नाम आप याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा। शिरोविरेचन के लिए 2 दिए हैं और बाकी के 11 जो है वो विरेचन के लिए है। तो मूलिनी के जो 16 द्रव्य है उसमें से सिर्फ 5 का नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, शिरोविरेचन के और वमन के। बाकी के जो 11 है वो विरेचन के लिए दिखाए। तो चरक ने पहले ही चैप्टर में चिकित्सा के लिए, ठीक है, मूलिनी और फलिनी का वर्णन किया हुआ है। फिर 19 फलिनी है, तो उसमें बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें से सिर्फ हम 9 ड्रग्स याद रखेंगे। एक शिरोविरेचन के लिए बताया है, प्रत्येक पुष्पी मीन्स के अपामार्ग, ठीक है। बाकी के 8 द्रव्य हम याद रखेंगे वमन और आस्थापन द्रव्य के लिए। उसमें क्या क्या याद रखेंगे हम? धामार्गौ, इक्ष्वाकु, जीमूतक। अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ सेशन वी विल आंसर द ऑल द क्वेश्चंस और डाउट्स। आज जो सेशन लिया गया है वो हिंदी में है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे गुजरात के बाहर के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कोचिंग क्लास स्टार्ट होगा तब मीडियम है वो गुजरात के स्टूडेंट के लिए गुजराती में रहेगा, अदर देन गुजरात के लिए हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड रहेगा, और सभी का बैच सेपरेट रहेगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर है वो जूनागढ़, राजकोट, बड़ौदा, भावनगर और अहमदाबाद में है। वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग रहेगा। ज़्यादातर जो कोचिंग का पैटर्न है वो जो सेंटर पे आने वाले स्टूडेंट है उनके टाइम की कन्वीनियंसी और वो सेंटर मैनेज करते हैं वो फैकल्टी की टाइम की कन्वीनियंसी के हिसाब से वीक में 3 से 4 घंटे का सेशन रहता है। और मिडल ऑफ वीक जितने भी स्टूडेंट है एक बैच के, उन सब के लिए जो कॉमन सिलेबस है, तो उसके लिए जो भी ये टॉपिक्स है, द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है, भेषज कल्पना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, संस्कृत है, स्वस्थ है, ऐसे जो सब्जेक्ट है उन सब के लिए सबका कॉमन क्लास रहेगा। वो डिजिटल क्लास रहेगा ई लर्निंग के हिसाब से। और बाकी के जो क्लास है, संहिता के जो क्लास है, वो आपको ऑफलाइन कोचिंग रहेगा। कल के हमारे सेशन में हमने बताया था कि जो आपका पैटर्न है वो वेदोत्पत्ति के सिलेबस के हिसाब से रहेगा। ओवरऑल 10 महीने का प्रिपरेशन रहता है, जिसमें 27 वीक के पूरा बीएमएस का सिलेबस कवर होता है, साथ में रिवीजन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और सूत्र स्थान का बेसिकली आपको डिटेल स्टडी करवाया जाता है। और एक स्टूडेंट की ओर से क्वेश्चन आया है कि 4th संभाषा इन विच अध्याय ऑफ सूत्र स्थान। आई थिंक आपने पढ़ा होगा चरक संहिता, तो आपको पता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मैडम ने रिप्लाई दे दिया है चैट बॉक्स में। तो ओके मैम, यू कैन स्टार्ट द सेशन। अभी शायद काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि मूलिनी फलिनी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको एक बार में समझ नहीं आ सकता, समझ सकते हैं क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा तो स्किप भी किया होगा शायद पॉइंट। ठीक है, तो श्लोक नंबर 78 से लेके 87 तक, ठीक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है।
कि किसे हम सिरोविरेचन के लिए लेना है, किसे वमन के लिए लेना है। सिर्फ अभी सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो अभी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से पूछ सकते हैं कि मूलिनिका कौन सा द्रव्य ऐसा है जो वमन के लिए यूजफुल है, या फिर विरेचन के लिए यूजफुल है, या फिर सिरोविरेचन के लिए यूजफुल है। तो आपको एक कोष्टक बनाना पड़ेगा कि मूलिनी के टोटल 16 द्रव्य है, उसमें से वमन के लिए कौन कौन से है, विरेचन के लिए कौन कौन से है, और वमन के लिए कौन कौन से है, ठीक है। उसी तरह फलिनी के लिए, ठीक है। तो एक बार आप चार्ट बनाना ऐसे शुरू कर दोगे तो फिर रिवीजन में आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद महास्नेह के बारे में बताया, श्लोक नंबर 88। स्नेह के बारे में सबको पता है, घृत तेल वसा मजा, नाम सबको पता है। जब हम श्लोक चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे स्नेह के लिए, तब उसके लिए चारों स्नेह में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पंच लवण के बारे में दिया गया है श्लोक नंबर 19 में, सिर्फ नाम याद करने हैं। उसमें से सेंधव लवण के बारे में याद करना है, बाकी के लवण के गुण वगैरह याद नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। वैसे भी चैप्टर नंबर 27 अन्नपान विधि है, ठीक है, उसमें भी लवण के बारे में दिया गया है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप मूत्र के लिए है, श्लोक नंबर 96 से लेके 100 तक। शायद कोई लोगों में जो भी बुक्स थोड़े अलग यूज करते हैं उसमें श्लोक नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक में बता रही हूँ कि भाई मूत्र के गुण कर्म के लिए दिखाया है, तो शायद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें श्लोक नंबर 100 जो है, 99 और 100, तो वो सामान्य गुण कर्म दिखाए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि भाई कौन कौन से रोगों में दिए गए हैं, ठीक है, क्या कर्म करते हैं उसके, ठीक है। तो पांडु रोग उपशिष्टा नाम उत्तमम शर्मम च उच्यते, ठीक है। तो यहाँ पे शर्म का जो चक्रपाणी ने बताया है, सर्वस्व उच्यते मीन्स के विशेष है, कल्याणकारी है, बहुत अच्छा उसके बारे में बताया गया है। श्रेष्ठमणाम शमयते पित्तम मारुतम च अनुलोमयेत कर्षेत पित्तम अधोभागम अस्मिन गुण संग्रह। तो सिंपल है, कफ को शांत करता है, शमयेत पित्तम मारुतम, ओके, वायु का अनुलोमन करता है, पित्त का अनुलोमन करता है, बाहर निकालता है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 101 से लेकर 106 तक, ये पूरा जो 6-7 श्लोक है ना, वो आपको रट्टा लगाना है इसका, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्शोफ उदरघ्नम कौन से मूत्र के लिए बताया है, और 4 ऑप्शन कोई भी दिए गए होते हैं, ठीक है। कि कृमिकुष्ठन कौन सा मूत्र है, उन्माद ग्रह विनाशम कौन सा मूत्र है। तो ये एक कोष्टक बना के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, श्लोक आप याद कर सकते हो, या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिनको श्लोक वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ड है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में अविमुत्रम से स्टार्ट किया है, ठीक है। अविमुत्रम सतिक्तम स्निग्ध पित्तावरोधी, ठीक है। तो हम यहाँ पे याद रखना है पित्तावरोधी अविमुत्र के लिए है। फिर अजा के बारे में बहुत अच्छा दिया गया है, और सबसे पहले उसमें पथ्य दिया गया है, कषाय मधुरम पथ्यम रोषम हंसी च, ठीक है। तो अजा बहुत सिंपल है, कुछ याद करने की जरूरत है। गोमूत्र के बारे में भी अच्छा बताया है, लेकिन लास्ट वर्ड आप देखिए, गव्यम स मधुरम किंचित दोषघ्नम, किंचित दोषघ्नम ऐसा बताया है, और लास्ट में बताया है कृमि कुष्ठनोत, ठीक है। तो जो डिसीज के बारे में बताया है वो हमें याद करना है। कंडुष्ट समय पित्तम सम्यक दोषे उदरे हितम, तो गोमूत्र भी इजी है याद करना। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है माहिष मूत्र के बारे में, अर्शोफ उदरघ्नम तु क्षारम, तो पहली बार क्षार वाला कोई मूत्र है तो वो माहिष के बारे में बताया है, और अर्शोफ और उदर रोग का नाश करने के लिए है। फिर हस्ती मूत्र, हस्तिम लवणम, ठीक है, माहिष के लिए क्षार वर्ड यूज किया है, और हस्ती मूत्र के लिए लवण वर्ड यूज किया गया है। लवणम मूत्र हितम तो कृमिकृष्ठनुत, ठीक है। गोमूत्र के लिए भी कृमिकृष्ठनुत शब्द यूज किया है, और यहाँ पे कृमिकृष्ठ नाम, लास्ट में नाम ऐसा है, कृमिकृष्ठी नाम, ठीक है। तो ये वर्ड भी हमें याद रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है,
सेम वर्ड हमें याद रहते हैं तो दोनों के लिए सेम ही कहा गया है वैसे, लेकिन हस्तिमूत्र है वो लवण है और गोमूत्र है वो मधुर है। ठीक है, रस उसमें दोनों में डिफरेंस है। प्रस्थत्रम वीणमूत्रम विशेषम श्लेष्माम और शिशाम। तो अर्श भी यहाँ याद रखना है हमें। तो अर्श डिसीज के लिए माहिष मूत्र है, हस्ती मूत्र है। ठीक है, अब आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी अर्श आने वाला है। ओष्ठ मूत्र में तिक्तम श्वास काशघ्न अर्शोघ्नम च ओष्ठो मूत्र मुच्यते। तो ओष्ठ के बारे में जो बताया है उसमें काश, शाशघ्न और अर्शोघ्न। तो अर्श के लिए टोटल 3 मूत्र बताए हैं, उसमें से माहेश मूत्र है, हस्ती मूत्र है और ओष्ट्र का है। वाजिनाम तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम। विष के लिए पहली बार आया है, विष के लिए हम वाजी मूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, कुष्ठ में बहुत कुछ याद रखना है। कुष्ठ के लिए गोमूत्र याद रखना है, हस्ती याद रखना है और वाजी मूत्र याद रखना है। फिर खर मूत्र अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशनम। ये टोटल डिफरेंट है अभी तक के जो भी दिए गए हैं उसमें से। ये मानव स्वीकार के लिए स्पेशली हम याद रख सकते हैं कि खर तो पूरा अलग से, अपस्मार उन्माद और ग्रह विनाश के लिए। तो ये सभी मूत्र को डिटेल में करना है। फिर उसके बाद दिए है उसके दुग्ध के गुण। ठीक है, तो आप एक कोष्टक बना लीजिए। ठीक है, पहले सभी 8 के नाम लिख लीजिए, फिर पहले मूत्र के लिखिए, फिर दुग्ध के लिखिए। यहाँ पे दुग्ध के सामान्य गुणकर्म दिखा है। फिर से वापस चैप्टर नंबर 27 अन्नपान विधि हम जब पढ़ेंगे तब वापस फिर से वहीं पे भी दुग्ध के लिए दिखाया है। ठीक है, तो उसमें भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, जब 27 चैप्टर करेंगे तब मैं वहां पे करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूध में से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने मूत्र के लिए पूछे जाते हैं। तो श्लोक नंबर 101 से लेके 106 तक वो सारे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूध के सामान्य सिंपल जो है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ है, शोधन समन के लिए है, सर्व प्राण प्राणाभूतम के लिए है, सात्म्य है, मनस्कर है, बल्य है, वृष्य है, बहुत अच्छा अच्छा सब बताया है, जीवनीय है वगैरह वगैरह। फिर आप आ जाइए श्लोक नंबर 115, 116, 117। ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें गलती होती है हमसे। ठीक है, तो शोधनार्थ है 6 वृक्ष दिखाए हैं। ठीक है, आप सिंपली अभी याद रख लोगे ना तो आपको फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। 6 वृक्ष बताए हैं। 6 वृक्ष के मैं पहले नाम बोलती हूँ। ठीक है, स्नूही क्षीर, अश्मंतक, अर्क क्षीर, पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। ये 6 नाम याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं? ये 6 के 2 ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, त्रयो वृक्षा, स्नूही, अश्मंतक, अर्क। स्नूही, अश्मंतक, अर्क ये तीनों है वो क्षीरी वृक्ष है। ये तीनों क्षीरी वृक्ष है। क्षीरी वृक्ष है स्नूही क्षीर, अश्मंतक और अर्क क्षीर। स्नूही क्षीर से हम एस याद रखेंगे, अश्मंतक से ए और अर्क से भी ए। तो रखना है सिर्फ सा। तो क्षीरी वृक्ष के लिए हम याद रखेंगे सा, SAA। स्नूही क्षीर, अश्मंतक और अर्क क्षीर का यूज है विरेचन के लिए, अश्मंतक का यूज है वमन के लिए और अर्क क्षीर का यूज है वमन और विरेचन दोनों के लिए। यूज है विरेचन के लिए, अश्मंतक का है वमन के लिए और अर्क का है वमन और विरेचन दोनों के लिए। ठीक है, तो सिंपल हम सा याद रखें। ठीक है, इसमें क्षीर का यूज होता है तो क्षीरी वृक्ष इस तरह से दिया है। फिर त्वक यूज करना है हमें। बाकी के 3 वृक्ष जो दिए हैं सबसे पहले दिया गया है पुतिक। तो ये पुतिक एक ही वर्ड में आपको तीनों याद रख सकते हैं। पुतिक से हम पुतिक में प है सबसे पहले याद रखेंगे तिलवक। तो से हम याद रखेंगे तिलवक और क से हम याद रखेंगे कृष्णगंधा। गंधा। ठीक है, तो पुतिक का यूज विरेचन के लिए होता है। फिर दूसरा
अक्षर है ती, तिलवक से रखेंगे कृष्णगंधा, जिसका यूज बहुत सारे डिसीज के लिए दिया गया है, जैसे विषर्त में करना है, अर्श में करना है, विद्रधि, कुष्ठ डिसीज के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि इन सब में आप कृष्णगंधा का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो शोधनार्थ वाले जो 6 वृक्ष हैं वो बहुत इजी है याद रखना, आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आपने पहले से कोई ट्रिक अपने लिए याद करके रखी है तो आप उसको ही फॉलो कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो एक बार आपके माइंड में बैठ गया है तो फिर आप उसको भूलते नहीं है जल्दी से। ठीक है, और जिसने नहीं किया है वो मैंने जो बताया है उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं कि वैद्य कैसा होना चाहिए, औषधि क्या है, श्रेष्ठ वैद्य के गुण क्या है, तत्व वेदा क्या है, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले इनमें से रेफरेंस पूछे जाते थे, ठीक है, लेकिन अब इतना कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर भी मैं आपको श्लोक नंबर बताती हूँ, श्लोक नंबर 124, उसमें वैद्य के लिए, उत्तम वैद्य के क्या गुण है वो बताया है। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाइए आप, श्लोक नंबर 135, औषध श्रेष्ठ जो है उसके लिए बताया है, वैद्य के लक्षण बताया है। तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्यम कल्प्यते स चैव भेषजो श्रेष्ठो रोगाभ्यम यह प्रमोच्यते। ठीक है, तो बस ये दोनों आप याद रख सकते हो और बाकी ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले चैप्टर में इतना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आयु के बारे में सबसे पहले बताया है, आयुर्वेद की व्याख्या और उसके पर्याय वो सब दिए हैं, त्रिसूत्र हमें याद करने हैं। ठीक है, षट पदार्थ दिए हैं, अष्टमूत्र दिए हैं। ठीक है, शोधनार्थ के लिए वृक्ष दिए हैं, वो सब याद करने हैं। फिर वात पित्त कफ के बारे में जो बताया है वो थोड़ा थोड़ा याद करना है। बस फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना काफी है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए अभी हमें फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ डिस्कशन करने के लिए भी पौना घंटा चाहिए। ठीक है, तो आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको कम से कम 2 घंटा रीडिंग चाहिए। जब पहली बार पढ़ रहे हो, यदि आपका रिवीजन है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर श्रेयस सर, तो आज के सेशन में इतना ही है। आगे के अध्याय हम अगले वीक, इसी वीक में एक और सेशन रखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम संहिता का पैटर्न कैसे रहता है पढ़ाने का। और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप में या कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। वेदोत्पत्ति की यूट्यूब चैनल है वेदोत्पत्ति आयुर्वेद करके, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड हो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे वेदोत्पत्ति करके हमारा हैंडल है, उस पर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पे हमारा वेदोत्पत्ति आयुर्वेद करके पेज है, उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ट्विटर पे भी हम अवेलेबल है, टेलीग्राम में भी हम अवेलेबल है, तो सभी सोशल मीडिया से आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेदोत्पत्ति आयु क्विज में भी एक बटन दिया गया है व्हाट्सएप का चैटिंग करने का, तो वहां से भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। और कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। धारा मैडम का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया अच्छी तरह से। मोस्ट वेलकम सर।